अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आदिल जिलानी के साथ ये अहम प्रोग्राम। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डी रेगुलेशन के हवाले से। हुकूमत इस बात पर काफ़ी संजीदा है कि पेट्रोल और डीजल को डी रेगुलेट कर दिया जाए, यानी हुकूमती जो तसल्लुत है, जो कंट्रोल है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के तयन से लेकर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के मुकम्मल मैकेनिज़्म तक उसको मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट कर दिया जाए। तो इस हवाले से हमारे पास काफ़ी सवालात आए कि आप डी रेगुलेशन पर अपना प्रोग्राम करें और इसके जो फ़वाइद हैं, इसके जो नुकसानात हैं, उस पर अपना तजिया हमारे साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे वेरी ब्रीफली। सबसे पहले हम बात करेंगे डी रेगुलेशन क्या है, इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं, और क्या पेट्रोल और डीजल को अगर गवर्नमेंट डी रेगुलेट करती है तो इससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा या मुश्किलात में कमी होगी, और क्या हमारा सिस्टम इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि हम पेट्रोल और डीजल को यहाँ पर डी रेगुलेट करें। तो सबसे पहले जिन्होंने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमें सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, ताकि आप और हम इसी तरह कनेक्टेड रह सकें। तो फिर सबसे पहले हम आपको बताएं कि डी रेगुलेशन क्या है। एब्सोल्यूट जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, हुकूमत का जो तसल्लुत है, जो कंट्रोल है कीमतें तय करने से डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म तक, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए और वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाए, ताकि मार्केट में जो एफिशिएंसी है वो आए, और सिस्टम की अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो नाअहलियाँ हैं, जो इनएफिशिएंसीज हैं, वो अगर ख़त्म हों तो इसको डी रेगुलेशन कहते हैं। यानी हुकूमत जो है वो डी रेगुलेशन के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें खुद तय नहीं करेगी। जो तेल बेचने वाली जो कंपनियाँ हैं मुख्तलिफ जो मार्केट में हैं, वो खुद तेल की कीमत जो है वो तय करेंगी, और जिसका सिस्टम बेहतर होगा, जो ज़्यादा कंपेटिटिव रेट देगा, यानी जो सस्ता तेल देगा या डीजल देगा या पेट्रोल देगा, जो सारिफ है, जो कंज्यूमर है, वो उसके पास जाएगा और उससे वो सस्ता तेल खरीद सकेगा। यानी हर पेट्रोल पंप पर मुख्तलिफ रेट्स होंगे, तो जिसका रेट बेहतर होगा कंज्यूमर उसके पास जाएगा। तो इससे कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा, इससे एफिशिएंसी आएगी निज़ाम में, और इससे आगे चलकर सिस्टम को फ़वाइद भी हो सकते हैं अगर हम अपने सिस्टम को रिफॉर्म कर लें। रेगुलेटर बेहतर तौर पर अपना काम तगड़े तौर पर करे रेगुलेटर, और फिर उसके साथ साथ जो नाहमवारियाँ हैं निज़ाम के अंदर, जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है, अगर हम उसको बेहतर तौर पर कर लें, ऑयल प्राइसिंग मैकेनिज़्म जो है वो इस तरह से उसका तयन हो कि सारिफ के जो राइट्स हैं उसको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट किया जा सके। जो भी गवर्नमेंट होगी बरसरे इक़्तिदार, उसको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उसे ऑयल पर सब्सिडीज नहीं देनी पड़ेंगी, और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सब्सिडीज पेट्रोलियम सेक्टर पर दी जाती रही हैं सियासी फ़वाइद के लिए, वो ख़त्म हो जाएंगी, और उससे उनका बजट खसारा कम होगा, और जो फंड्स हैं ज़्यादा वो गवर्नमेंट के पास होंगे, और जिसको वो डेवलपमेंट साइड पर खर्च कर सकते हैं, तालीम पर, सेहत पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सकते हैं। और जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी तो सियासी हुकूमत को वो बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी एक फ़ायदा हो जाएगा गवर्नमेंट को, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आवाम की तरफ पास ऑन हो जाएगा, और वो सियासी तौर पर उससे बरी जिम्मा हो जाएंगे कि जी कीमत आपने नहीं बढ़ाई, कीमत जो है वो मार्केट बढ़ा रही है। और फिर इसका ये भी फ़ायदा होगा कि अगर पेट्रोलियम सेक्टर में रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू होता है, गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर होता है, इन एफिशिएंसीज, कमज़ोरियाँ, नाअहलियाँ सिस्टम की, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं वो दूर होती हैं, तो उससे लॉन्ग टर्म में सरमायाकारी भी आएगी, पेट्रोलियम रिफाइनरी सेक्टर में सरमायाकारी आएगी, और फिर हम उससे अरबों डॉलर जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, और सिस्टम जो है वो आगे बेहतर तौर पर तरक्की कर सकता है। और फिर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम अपना एनर्जी का इम्पोर्ट बिल जो है वो बचा सकते हैं। पिछले साल तकरीबन 23 अरब डॉलर का हमारा एनर्जी का इम्पोर्ट बिल था व्यूअर्स। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो इम्पोर्ट ड्रिवन है, जो गरीब मुल्क है, जिसका निज़ाम बेहतर नहीं है, जिसमें गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वो अगर 23 अरब डॉलर अपना फॉरेन एक्सचेंज, हार्ड अर्न मनी फॉरेन एक्सचेंज अगर पेट्रोल पर खर्च करता है, डीजल पर खर्च करता है, उसको इंपोर्ट करने के लिए, अपना निज़ाम चलाने के लिए, तो उस पर कितना ज़्यादा माशी बोझ आता है। एक्सपोर्ट हमारी होती नहीं है, हमें रिलाई करना पड़ता है कर्ज़ों पर, तो कर्ज़ उसकी वजह से बढ़ते जाते हैं, और क्योंकि हमारा बजट खसारा ज़्यादा होता है, तो ट्रेड जो गैप है वो ज़्यादा होने की वजह से इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव आता है। तो ये सीधा सीधा उसके फ़वाइद हैं।
अब हम नुकसानात की तरफ क्विकली जाते हैं व्यूअर्स। सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब हुकूमत तय नहीं करेगी, डीरेगुलेशन के बाद वो मार्केट तय करेगी। तेल बेचने वाली जो कंपनियां हैं वो इसकी कीमतें तय कर रही होंगी। तो डीजल की कीमत अगर बढ़ती है तो उससे डायरेक्ट ज़राअत पर मनफी असर आ रहा होगा। मार्केट फ़ौरन जो है उसकी कीमत बढ़ा देगी, तो जो पाकिस्तान का जो किसान है, जो ज़राअत है, उस पर मनफी बोझ आएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर खाने पीने के आइटम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ना पेट्रोल अगर बढ़ता है तो वो उससे आम आदमी की जेब पर डायरेक्ट जो है वो मनफी असर आएगा। सो बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें अगर ज़्यादा रहेंगी तो डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन है वो महंगाई ज़्यादा होगी और उसके डायरेक्ट असरात जो है वो पाकिस्तान की डिमांड साइड पर पड़ रहे होंगे। डिमांड जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी और रिजल्टेंटली आपकी माशी तरक्की जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके रहमो करम पर होगी कि बैनुल-अक़वामी मंडी में अगर तेल की कीमतें कम हैं तो आपकी तरक्की बेहतर होगी। अगर बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं तो आपकी जो तरक्की है वो ज़मीन बोस हो जाएगी और उससे परचेजिंग पावर जो है वो गिर जाएगी, एक सारिफ की, एक कंज्यूमर की, और गुर्बत में इजाफा होगा और उसके मनफी और मुज़र असरात होंगे। तो भी इस पॉइंट ये है कि इंटायरली आपका निज़ाम जो है वो इस बात की मरहून मिन्नत होगा कि बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमतें क्या होती हैं, क्योंकि हम हमेशा से पाकिस्तान के निज़ाम में यही हुआ है कि सियासी हुकूमतें जो हैं अपने सियासी फ़वाइद के लिए तेल की कीमतों का तयन करती रही हैं और इस डिबेट में जाए बगैर कि किसने किया माजी में, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल अपना फोकस जो है वो इस पर कर रहे हैं कि इसके फ़वाइद और नुकसान क्या हैं। तो सिनेरियो वन हम व्यूअर्स आपके सामने रखते हैं। अगर हुकूमत जो है वो कीमत नहीं बढ़ाती और उसका 100% इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन कर देती है अवाम की तरफ, तो और जैसा कि हमने रिसेंटली भी देखा तो उससे बजट खसारा हुकूमतों का बढ़ता रहा है, पिछली हुकूमत भी और में भी और उससे पहले भी, और जिससे आपका ट्रेड गैप जो है वो बढ़ जाता है, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, करंट अकाउंट का खसारा बढ़ जाता है और माशी क्राइसिस जो है वो जन्म लेता है। तो ये सिनेरियो नंबर 1 है जिसके अंदर 100% इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन गवर्नमेंट अगर कर दे तो उसके मुज़र असरात होंगे महंगाई पर, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर। तो अगर 100% इफेक्ट जो है वो आवाम को मुंतकिल नहीं किया जाता तो उससे इनडायरेक्टली दोबारा से महंगाई होना शुरू हो जाएगी। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट ऑन वन हैंड एंड हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ ऑन द अदर हैंड। तो ये एक चॉइस होगी सियासी हुकूमत के पास एक ऐसे सिनेरियो में कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो क्या हम बजट खसारा बढ़ा लें ताकि अवाम को बचा लें, और या हम इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन कर दें और इस बात से बड़ी उज़्मा हो जाएं कि कीमतें हमने बढ़ाई। लेकिन दोनों सिनेरियो में इन दी लॉन्ग रन जो है वो आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा, आपकी ग्रोथ बढ़ रही होगी। तो लिहाजा डीरेगुलेशन को बहुत केयरफुली जो है वो यूज़ करना चाहिए इस पॉलिसी को, क्योंकि भारत में हमने देखा है इससे पहले कि उन्होंने 2010 में डीजल को डीरेगुलेट करने की पॉलिसी अनाउंस की, लेकिन एक्चुअली उसको 2014 में किया। तो इसको बहुत स्टेजेस में करना चाहिए ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड करें, गवर्नेंस का निज़ाम भी बेहतर करें, मार्केट में एफिशिएंसी लाए ताकि इन दी लॉन्ग रन जो है वो आप बेहतर तौर पर फ़ायदा उसका हासिल कर सकें। व्यूअर्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चार्ट के मुताबिक जब तेल आप इम्पोर्ट करते हैं तो वो रिटेल प्राइस बढ़ाता है। रिटेल प्राइस बढ़ जाने से आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो बढ़ जाती है, तमाम लागत बढ़ जाती है। और तब जब ये लागत बढ़ेगी तो माशी तरक्की मनफी होना शुरू हो जाएगी, उस पर मनफी असरात पड़ना शुरू होंगे। और दूसरी तरफ आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे। तो इंपोर्ट बिल बढ़ने से आपकी एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होती है, आपका रुपया गिरना शुरू होता है और आपकी माशी तरक्की भी नीचे आना शुरू हो जाती है। और फिर एंड में सेंट्रल बैंक उसको बैलेंस करने के लिए महंगाई को टारगेट करना शुरू कर देता है और जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और दोबारा आउटपुट जो है वो अफेक्ट होता है। तो ये ऑयल प्राइसिंग का एक मैक्रो एक फ्रेमवर्क है, लेकिन इसके अंदर बुनियादी बात यही है कि जो आपका रेगुलेटर है उस पर सबसे भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि रेगुलेटर को एक फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है वो सिस्टम में मुतारिफ करानी पड़ेंगी ताकि सारिफ के हकूक़ का ख्याल हो सके। क्योंकि तेल की कंपनियां अगर नाजायज़ मुनाफा बनाएंगी, अगर बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमतें गिर भी जाएं और वो कीमत कम ना करे तो उसको कौन देखेगा? उसको तो रेगुलेटर को देखना है, और रेगुलेटर अगर तगड़ा नहीं है तो फिर सारिफ के हकूक़ का कौन ख्याल रखेगा? तो ये बुनियादी नुकता है कि सारिफ के हकूक़ का ख्याल रखना है। और दूर दराज मकान पर तेल जो है वो
जब टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स जब सारे को वो पेशावर या नॉर्दर्न एरियाज में दे रहे होंगे और वो अगर ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं तो उसको कौन देखेगा? तो पॉइंट ये है कि गरीब का इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। कैपिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसको काउंटर करने के लिए आपको रिफॉर्म्स चाहिए, आपको गवर्नेंस का निज़ाम चाहिए, और गवर्नेंस वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर और कॉर्पोरेट लेवल पर, तीनों लेवल पर अच्छी गवर्नेंस होगी, सिस्टम डॉक्यूमेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत होगी, और रिफॉर्म्स जो है वो सारी इंप्लीमेंट होगी, तभी जाकर आप निज़ाम को बेहतर तौर पर एड्रेस कर सकते हैं, आप जो है वो डी रेगुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल एज वी स्पीक, जैसे कि हम बात करें, हमारे पास गवर्नेंस का बहरान है, माशी बहरान है, सियासी जो है वो नामवारी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी है, सैलाब आया हुआ है, उसकी तबाकारियाँ हैं, महंगाई अरूज पर है, और गवर्नमेंट जो है वो बैनुल-अक़वामी दुनिया से इस वक्त रिलीफ मांग रही है कि हमारे कर्जे माफ़ कर दें ताकि हम सिस्टम को चला सकें। तो ये टाइमिंग बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप डी रेगुलेशन की तरफ जाएंगे तो मज़ीद तबाही का पेश खैमा होगा, एक और रेसिपी होगी ये डिज़ास्टर की, और इससे सिस्टम को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की माशी तरक्की को मज़ीद नुकसान होगा। हमारी तरफ से कुछ आदिल चिरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।